Thank you so much for giving me this opportunity to interact with your entire team. And apart from all the participants who are joining from different parts of Jharkhand, uh, uh, I think I have around 20 minutes to share my views or my thoughts with you. What I propose is that for about 15 minutes, we can discuss, and maybe in the remaining 5 minutes we can take up few questions or queries if somebody has quickly to answer. And even in between, if somebody has a query or a question, then he or she can definitely uh, ask for clarification and whatever clarification they need, and I'll be happy to try to uh, in whatever best capacity which I could address that query. So I hope that would be good enough for all of us to start with. यस सर एब्सोल्युटली सो जिस तरीके ने से सर बोल रहे हैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आपके कोई भी क्वेश्चंस हो सर के लिए आप चैट बॉक्स पे डाल दीजिए और सर के सेशन के बाद हम वो क्वेश्चन सर को पूछ लेंगे ताकि आपको उत्तर भी मिल जाए उन क्वेश्चंस का थैंक यू सो मच ओवर टू यू सर Thank you. So the way I have tried to kind of structure this talk is around the kind four areas or three areas I would say. पहला जो मुख्य रूप से जो हम लोग की आज की टॉपिक का कंसर्न है कि एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं टू प्रिवेंट एंड टू एड्रेस द इशू ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हमारा रोल क्या हो सकता है। दूसरा जो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रीजंस क्या हैं, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ झारखंड जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो ट्रैफिकिंग के इश्यूज हमारे सामने आते हैं उसमें जो प्राइमरी रीजंस होते हैं वो क्या-क्या हैं। गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अभी आज की डेट में रखी गई है, उसमें जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसमें हमारा रोल क्या है और सिविल सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स का क्या रोल हो सकता है। और उसके अलावा कुछ जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और हम लोगों ने जो रिसेंट पास्ट में जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्पेशली इन दिस एस्पेक्ट, तो उसके बारे में भी आई विल ट्राई टू टच अपॉन। तो सबसे पहली चीज जो लोग आज डिस्कस कर सकते हैं वो पहली चीज की मानव तस्करी इतनी बड़ी जो समस्या है, विश्व के स्तर पे भी है और भारत के स्तर पे भी है। उसका मुख्य कारण या उसके मुख्य बिंदु क्या है? जो सबसे बड़ी रीजन स्पेशली खूंटी, लोहरदगा, गुमला या झारखंड के अन्य जिलों में हम लोग को देखने को मिलता है। और जो लोग इससे प्रभावित होते हैं उनकी जो बैकग्राउंड है या उनकी जो कंडीशंस है, वो एक अलग पॉकेट में उनको रख सकते हैं। अ, तो सबसे बड़ा जो रीज़न है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का या मानव तस्करी का, विशेषकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, जो हम लोगों ने अभी तक आई वुड नॉट से दैट दिस इज़ बेस्ड ऑन एनी एम्पिरिकल स्टडी, बट दिस इज़ मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन कि मेजॉरिटी जो इससे अफेक्टेड है फैमिलीज़, वो उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब होती हैं। स्पेशली जो इस क्रूरतापूर्ण जो ये पूरी प्रक्रिया है मानव तस्करी की, जिसमें बच्चियों को या महिलाओं को यहाँ से ले जाकर विशेषकर जो हमारे मेट्रोज हैं, चाहे वो दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो या बॉम्बे, सूरत हो या अन्य जो बड़े शहर हैं, उनमें यहाँ से लेकर जाया जाता है और वहाँ पे उनसे विभिन्न प्रकार के काम लिए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है या जो सबसे बड़ा रीज़न है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ झारखंड, एक तो कि जो ऐसी फैमिलीज़ हैं, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है कि वो बेसिक चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर पाती हैं और इसलिए उनको जब लगता है कि अ,
फैमिली का कोई भी मेंबर वो आराम से जाके और अगर वो 4000 5000 रुपए भी कमा सकता है या 3000 4000 रुपए भी कमा सकता है, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है और इसलिए ईज़िली फॉल इंटू दैट ट्रैप। दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न्स फॉर इट। और उसके अलावा जो सेकंड हम लोग को सबसे ज़्यादा परेशानी समझ में आती है या जो सबसे बड़ा कारण समझ में आता है, वो है उनको अपनी मतलब अपनी राइट्स की जानकारी बिल्कुल ही नहीं है। मिनिमम वेजेस क्या हो सकते हैं, किस कंडीशन में उनको काम करना चाहिए या जो यहाँ से लेके जाती है, उसके साथ उनकी क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। दिल्ली में जाके या बॉम्बे में जाके उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। इसकी जानकारी का इसकी मतलब पूरा ही अभाव रहता है, जिसकी वजह से जो बेनिफिशियरीज़ यहाँ से बेनिफिशियरी बन के जाते हैं कि दे विल गेट एम्प्लॉयड समव्हेयर या उनको कहीं भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज किया जाएगा, बट वहाँ जाके वो दे फॉल इंटू अ ट्रैप ऑफ आई वुड से एक they fall in a trap in which they're not even able to earn about 2 to 3,000 rupees per month. क्योंकि जो मेजर पैसा है वो हमेशा जो इसमें मिडलमैन होता है या जो एजेंसी इन्वॉल्व होती है इनको वहाँ यहाँ से मेट्रोज में ले जाने में उनके पास चला जाता है और दे कीप द मेजर चंक। और इससे रिलेटेड ही जो तीसरी चीज़ जो हम लोग को लगती है जो सबसे क्रिटिकल है यहाँ पे कि एक जो बेसिक एजुकेशन और बेसिक लिटरेसी की जो अभाव है, वो एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग जो एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनसे क्या उनको डिमांड करना चाहिए या उनसे उनको क्या जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जाने के समय ही वो नहीं मिल पाती। तो स्थिति ओवरऑल ये रहती है कि जो फैमिली है जिससे मोस्टली ये बच्चियाँ जाती हैं या जो महिलाएँ हैं स्पेशली यंग वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ अराउंड 18 टू 23, 24, 25 एज ग्रुप, जब ये ट्रैवल करती हैं मोस्टली मेट्रोज़ में, तो इनको ये जानकारी नहीं होती कि हमको वहाँ जाके किस तरह का स्पेस मिलेगा रहने के लिए, हमारी क्या वर्किंग आवर्स होंगी या हमको किस तरह का रेम्युनरेशन मिलेगा। इन वजहों से ये लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं और ओवरऑल इसकी वजह से अ, ये एक ऐसा विशियस साइकिल बनता है, एक ऐसा साइकिल बनता है जिससे ये लोग कभी भी बाहर निकल पाने की स्थिति में नहीं रहते। क्योंकि जो इनकी एक्सपेक्टेशन होती है और जो रियलिटी होती है वहाँ पहुँचने के बाद उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। एक और हम लोगों ने जो देखा है स्पेशली कुछ केसेज़ में, नॉट से कि सभी केसेज़ में बट कुछ केसेज़ में ये भी रहा है इसमें जो माइनर लड़कियाँ गई हैं या इवन जो लड़कियाँ 18-19 साल के एज को अटेन उनके साथ अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल और फिजिकल जो एक्सप्लॉयटेशन है उनका, उसके साथ-साथ उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है और जिसकी वजह से वो बहुत सारी ऐसी केसेस हम लोगों के सामने आते हैं, जिसमें वो वहाँ लोकली पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाती या अपने फैमिली से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती। तो उनकी जो व्यथा है या उनकी जो परेशानी है या जिस परेशानी से वो गुज़रती हैं, वो किसी से वो शेयर नहीं कर पाती। ऐसे भी केसेस हम लोग के सामने रहे हैं जिसमें जो एजेंट्स हैं या जो लोग यहाँ से लोकल उनके नोन टू हैं, वो वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ किसी और के हाथ में बेच देते हैं और 30-40 हज़ार रुपए में भी बेचने के केसेस हम लोग के सामने आए हैं। 30-40 हज़ार रुपए लेकर किसी बच्ची को या किसी महिला को बेच दिया उन लोगों ने और फिर उससे जो काम लिया जाता है वो बहुत ही फिज़िकली डिमांडिंग होता है और ना ही उसका कोई इकोनॉमिक रिटर्न होता है और फैमिली भी बहुत दिनों तक परेशान रहती है अपनी वार्ड्स के पास या अपने जो जिन लोग को उन्होंने भेजा है मेट्रोज़ में उनसे उन तक पहुँचने में। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये जो 3-4 कैटेगरीज़ हैं, ये सबसे बड़ी रीज़न्स हैं हमारे यहाँ पे जिनकी वजह से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो इश्यू है, वो ऑन अ कंटिन्यूड बेसिस इवन आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट्स
स्टिल वो कंटिन्यू होता है और इसमें अभी भी लोग ट्रैप्ड हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग भी जितना भी एफर्ट करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा नहीं है कि वी आर एबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन। सो इसमें डेफिनेटली अदर एजेंसीज की हेल्प की जरूरत होती है कि मेट्रोज में अगर कोई ट्रैप है या आपको कहीं किसी के बारे में जानकारी है, तो यू शुड डेफिनेटली इन्फॉर्म द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सो दैट कि जो हमारा लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है वो हम लोग ले सकें। तो सेकंड एस्पेक्ट है आज के टॉक का रिलेटेड टू कि अभी सिविल सोसाइटी में या डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंगेज्ड हैं, या सरकार की तरफ से जो स्पेशली एमएचए की गाइडलाइंस वगैरह जो थे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेटअप को लेके लीगल फ्रेमवर्क क्या है, और इसमें बाकी जो डिफरेंट एजेंसीज उनका क्या, वो ऑलरेडी अवेयर की जो एमएचए की तरफ से स्पेशली जो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड की, उसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स स्टैब्लिश हुई थी। खूंटी में वी हैव अ फुल फ्लेज्ड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे जो 10 फील्ड थाने हैं उन सभी में हम लोगों ने एक वुमेन हेल्प डेस्क ऑपरेशनल रखा है। वुमेन हेल्प डेस्क का मेन यही है कॉन्सेप्ट की एक अप्रोच स्पेस रहे हर थाने में, जहाँ पे कोई भी महिला या कोई भी बच्ची अपार्ट फ्रॉम reporting of sexual crimes, they can also very well feel free to approach, even the families can feel free to approach in case of they see any issues related to human trafficking or any issue related to women's safety. तो अभी जो फील्ड लेवल पे फंक्शनल एस्पेक्ट है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जो थाने हैं, थानों के साथ हमारा एक वुमेन हेल्प डेस्क रहता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों का एक ऑपरेशनल एचटीयू होता है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, इज लेड बाय सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर. So we have a lady officer here in Koti. She is very competent, and she leads the team. This is the basic structure at district level, and apart from that, uh, especially in case of minor girls, whenever they are rescued, we definitely need help from CWC, Child Welfare Committee. So their role becomes quite important in terms of rescue and rehabilitation of minor girls. इसके अलावा जो वुमेन शेल्टर होम्स हैं या जो इस तरह की एजेंसीज हैं जहाँ पे ऐसी महिलाओं को या बच्चियों को जिनको अपने घर में रहने में सेफ्टी या कोई और कंसर्न है, तो उनको फिर हम लोग शेल्टर होम्स में रखते हैं, और ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है या इम्पोर्टेंट पिलर है जो ओवरऑल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में एंगेज है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जो आज की डेट में ऑपरेशनल है। इसके अलावा जो हमारा इंटेलिजेंस विंग है उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट से या इवन मेट्रो से भी वी सीक इंफॉर्मेशन थ्रू चाइल्ड लाइन और थ्रू अदर एजेंसीज एज वेल, और जहाँ से भी हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलती है अकॉर्डिंगली वी एक्ट अपॉन दोज इनपुट्स। अब एक जो और एस्पेक्ट है which you wanted especially to touch upon was कि as a civil society organization or as a development organization engaged uh, on the ground, especially in say Jharkhand or in areas where there is actual need of reaching out to people and making them aware about how they need to go about their life, or how to need to go about different aspects of their life. So, what I foresee in terms of role of a civil society organization or any development organization, especially मानव तस्करी के संबंध में, तो एक तो पहला मेरे हिसाब से किसी भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जरूरी है काम, वो है अवेयरनेस क्रिएट करना। सरकार के स्तर से या जो सरकारी एजेंसीज हैं, उनकी आउटरीच डेफिनेटली है, बट कहीं न कहीं जिस तरह से
प्रोग्राम्स डिज़ाइन होते हैं या इम्प्लीमेंट होते हैं, उसमें अवेयरनेस पार्ट बहुत हद तक मिस होता है। और आई डेफिनिटली सी देयर इज़ ए critical role for civil society organizations that you can very well pitch in that part and once मतलब एक बार जब लोग अच्छी तरह से इसमें अवेयर होंगे अपने राइट्स के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में और वहाँ पे अगर कहीं कोई यहाँ से काम करने जा रहा है तो उसकी क्या मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट होंगे, उसकी क्या लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट्स होंगे और बाकी जो चीज़ें हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है जो मेरे हिसाब से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा एज़ अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जब हम लोगों के पास हम लोग किसी को रेस्क्यू करके लेके आते हैं तो अ, उनका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है, उसमें बहुत लड़कियों के साथ ऐसी परेशानी होती है या महिलाओं के साथ कि उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है। कुछ लोग 6th ड्रॉप आउट हैं, कुछ लोग 8th ड्रॉप आउट हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट इवन 10th पास आउट और इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट उनके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है अपार्ट फ्रॉम कि वो हाउसहोल्ड हाउसहोल्ड लेवल पे जो काम करती हैं एज़ अ मेड, मेजॉरिटी ऑफ देम वर्क एज़ अ मेड इन वेल टू डू फैमिलीज़ इन मेट्रोज़। तो स्किल डेवलपमेंट और लिटरेसी का एक ऐसा पोर्शन है व्हिच कैन वेरी वेल बी टेकन अप बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। स्किल डेवलपमेंट में जैसे जब मेजॉरिटी ये जो रेस्क्यू होके आती हैं बच्चियां या महिलाएं, उनका एक्सपोजर ऑलरेडी एज अ हाउसमेड रहता है या उनको आराम से वो घरों में काम करती हैं, मेड का काम करती हैं। तो civil society organizations can very well take up this responsibility of skilling them, not into a different or a new trade, I would say, but जो वो पहले से करती आ रही हैं, अगर उन्हीं को बेटर ऑर्गेनाइज किया जा सके और उनको बेटर ट्रेनिंग देके बेटर प्लेटफॉर्म दिया जा सके, जिसमें दे हैव देयर अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स और उनकी क्या फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं या क्या whatever would be their financial output. Uh, वो skill development would be really helpful in terms of equipping them to maintain their good life in the metro. Because जो हम लोगों ने केसेस देखे हैं कि अगर हम उनको यहाँ लेके आके रखते हैं और हम उनको यही कहते हैं कि आप यही कंटिन्यू करो, यही कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी लो, और उसमें बहुत सारी ये परेशानियाँ होती हैं कि यहाँ पे वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाती और एस्पिरेशनली भी बहुत लोगों को लगता है कि जब हम दिल्ली रह के आ चुके हैं, तो फिर हमको दिल्ली जाना है या फिर से हमको बॉम्बे जाना है। तो फिर वो यहाँ पे लोकली कंटिन्यू करने में सक्षम नहीं रहती। साथ ही कभी-कभी जो सोसाइटी के प्रेशर्स हैं या गाँव में इस तरह की बातें होती हैं, तो वो भी एक एस्पेक्ट होता है जिसमें वो लोग लोकल लेवल पे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो स्पेशली आफ्टर रेस्क्यू जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है, that is something which is really critical, and I think there is a significant role for development organizations to engage in that area, and maybe I would say first is to organize them and maybe then engage in skill development, and then that would help in their mainstreaming in the long run. एक इसके अलावा जैसे अभी हम लोगों ने एक नया सर्वे किया था, एक एनसीपीसीआर के तत्वावधान में आया था, स्पेशली वल्नरेबिलिटी मैपिंग को लेके। इसमें मोस्टली हम लोगों ने शुरू किया था काम वल्नरेबिलिटी मैपिंग पे, स्पेशली जो माइनर बच्चे हैं उनको टारगेट करके कि ऐसी कौन सी फैमिलीज हैं या ऐसे कितने बच्चे हैं हु आर ससेप्टेबल टू फॉलिंग ट्रैप of human trafficking or was susceptible to getting into this trap because of COVID issues and also because of lack of economic activities in the recent past. तो ओवरऑल हम लोगों ने अराउंड 4000 बच्चों को आइडेंटिफाई किया था, 4000 फैमिलीज इन आई वुड से आइडेंटिफाई किया था कोटी में। तो आवर मोटो वाज कि अब उन आइडेंटिफाइड फैमिलीज को फिर हम लोग जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो नरेगा हो या इंदिरा आवास योजना हो
या बच्चियों के लिए जो कन्यादान योजना हो या उनकी पढ़ाई के लिए सुकन्या समृद्धि योजना हो, तो ये जितनी भी डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उस फैमिली को टारगेट करके हम लोग वो स्कीम को पुश करें और सो दैट कि ये जो वल्नरेबल ग्रुप है, ये मेंटेन हो, ये एज़ इट इज़ इसकी जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, उसको हम कर्टेल कर सकें, इनको बेटर एजुकेशन दी जा सके और वी शुड इन अ वे हेल्प देम टू गेट अवे फ्रॉम दिस ट्रैप ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और एक जो यहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली हैं कि मोस्टली जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं इस तरह के केसेज़ में या जो चैनल के थ्रू वो लोग इस ट्रैप में फँसे हैं, डेफ़िनेटली कहीं न कहीं उनके कोई रिश्तेदार या उनके गाँव के ही कोई लोग रहे हैं या नोन टू लोग हैं, जिनके माध्यम से ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ट्रैप में गए हैं। तो एक ये जो एक्सरसाइज़ थी हम लोगों की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिस वाज़ रियली हेल्पफुल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है कि इन फैमिलीज़ को टारगेटेड करके इनको जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और जो इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ हम लोग दे सकते हैं, वो कितना हम लोग अ, बेटर मैनर में इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ये हम लोग का टारगेट था, जिसको हम लोग अभी परस्यू कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और उसके अलावा जैसे खूंटी में, सिमडेगा में और आस-पास के एरियाज़ में जो हम लोग की रीडिंग थी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं, स्पेशली हॉकी में छोटी-छोटी लड़कियाँ भी, बच्चियाँ भी दे आर रियली इंटरेस्टेड इंटू इट। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रादर देन uh, giving them onto their own to continue with sports activities तो हम लोग का ये प्लान है कि ऐसे जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं वहाँ पे टारगेटेड बच्चियों को हम लोग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दें ताकि उनका भविष्य थोड़ा सा इम्प्रूव करे और बेटर अगर हम उनको एजुकेशन के साथ अटैच कर सके स्पेशली कस्तूरबा विद्यालय के साथ और उनको अगर हम लोग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देके उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें अपनी लाइफ को और आगे ले जाने का तो एक ये एस्पेक्ट है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं एंड आई थिंक दिस वुड बी रियली हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन बट लेट्स सी हाउ इट शेप्स आउट तो मेरी तरफ से आई थिंक आई हैव टेकन मच मोर देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टेड टू बट दिस इज फ्रॉम माय साइड एंड आई एम open to any questions any queries if any one of you have this is from my side thank you so much thank you so much for your patience thank you थैंक यू सो मच सर। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मैसेज कर दीजिए, टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स पे, या फिर कोई पूछना चाहता है तो आप हम हमें बता दीजिए, रेज योर हैंड एंड वील अनम्यूट यू फॉर द क्वेश्चन। Okay, sir, we have a question. Ramesh has sent. Sir, I think you can also see the question. This is Ramesh Naik, sir, and we are closely working with Ramesh and the team. And this is a case of a traffic survivor from Sode village of Rania block. She was trafficked years back to Haryana, placed in a doctor's house. She was on the 5th floor. 2 rods are fixed on her spine. Before 2 weeks, we got a note during the field visit about her. When I visited her, came to know that one rod is already out of her spine. I traced out it along with the SHE women. I request if you can help any treatment so that doctors can treat her seriously. So रमेश, इसमें अगर ये भी आप बता पाएँ कि इसको रेस्क्यू किया गया था कि डिड शी कम बैक ऑन हर ओन? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ रमेश। और इसका कोई एफआईआर है या फिर कुछ है इस केस के लिए? रमेश, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, गुड मॉर्निंग, हेलो। हाय रमेश, हाँ बोलिए। हाँ, नमस्कार सबको। ये एक्चुअली अपने से इसका जो ट्रैफिकर है वो अभी भी बाहर घूम रहा है। मैं जब इसको काउंसलिंग किया था तो उसने उसका नाम बताने का इनकार किया था।
अभी तक एक ही बार उसका काउंसलिंग कर पाए हैं। तो वो जैसे बता रही थी कि वहाँ हरियाणा जाने के बाद वो 3 महीना काम की थी और 3rd मंथ में ही एक बार छत में गई थी और वहाँ से कपड़ा पसार रही थी, तो वो बोलती कि चक्कर आया, मैं गिर गया। पता नहीं, मे भी उसका सच्चाई कुछ और हो। तो जैसे वो गिर गई थी, उसके बाद उसको इलाज करवाया उन्होंने हॉस्पिटल में वहाँ हरियाणा में, और उसका दोनों जो रॉड लगा हुआ था उसका स्पाइन टूट गया था, तो दोनों रॉड लगा था, एक रॉड तो निकल गया है और एक रॉड और जो है वो बाहर से दिख रहा है। तो वो जैसे बता रही थी कि वो जो ट्रैफिकर था वो बाद में फिर उसको लेने के लिए गया था और ला करके घर में छोड़ दिया, और उसका एवज में जो उसका वेज था वो वेज उसको नहीं मिला। उसको बोला गया कि तुम्हारा जो वेज था उसमें तुमको इलाज कराया गया है। देन उसका 6 साल हो गया, 6-7 साल हो गया, और उसको घर में कोई उसका भाई जो था, उसका माँ बाप तो नहीं है, भाई उसको शादी करने के बाद उसको अलग कर रख दिया, और उसका स्थिति इतना खराब हो गया था कि अभी वो 21 साल की है कि उसको चल फिर नहीं पा रही थी। अभी तो फिलहाल चल रही है लेकिन थोड़ा झुक गई है। तो मैं जैसे उसको उसने देखा, नेक्स्ट डे ही उसको हम लोग महिलाओं के साथ बात करके, डिप्टी कमिश्नर के साथ बात किए, यहाँ लेकर के आए, सर को दिखाया, सर को रिक्वेस्ट किया कि सर इसका कुछ इलाज किया जाए। तो सर ने तुरंत उसका राशन कार्ड बनवाया, उसका गोल्डन कार्ड बनवाया, सिविल सर्जन से मिलवाया यहाँ पे, और उसको रेफर कर दिया रिम्स में। तो 2-3 दिन बाद, क्योंकि उसका कोई है नहीं, तो महिलाएं सब एक साथ मिल करके उसको रांची रिम्स लेकर गए हैं। अभी वहाँ पे हम लोग उसको देख रहे हैं, बट करीब 4-5 दिन हो गया, थोड़ा रेस्पॉन्स वहाँ कम मिल रहा है। और कल फाइनली शाम में उसका सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद हम लोग करेंगे इसका, और सर्जरी करने के लिए थोड़ा डर रहे हैं सब कोई, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो रॉड निकाल देंगे तो कहीं उसका बॉडी पैरालाइज ना हो जाए। और कहीं मैंने कुछ बोल रहे थे कि उस लोग की 2-3 डॉक्टर बोले कि शायद यहाँ पे उसका इलाज नहीं हो पाए, उसको दिल्ली रेफर करना पड़ सकता है। तो बात ये था कि उसका दो चीज़ आ रहा है सवाल, कि एक तो जो डेली वेज था वो तो कंपनसेशन जो था उसको तो बाद में हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन बड़ी फर्स्ट उसको जिंदा रखना है। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से कुछ सपोर्ट हो पाता, क्योंकि सर तो कह दिए थे उस दिन कि जितना भी इसका खर्च होगा हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देंगे, बट अगर कोई एक रिटर्न में ऐसा, या कोई यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे विजिट कर लेता तो शायद डॉक्टर लोग थोड़ा सा रेस्पॉन्स अच्छा करते, क्योंकि वहाँ पे हमारे महिलाएं ही हैं, और स्टेट ऑफिस से हमारे नीलेश सर भी बीच बीच में जा रहे हैं, मैं भी गया था उस दिन, बट वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो रिम्स का एडमिनिस्ट्रेशन वो सुन नहीं रहा है सही से, उसको सीरियसली ले नहीं रहा है, क्योंकि ट्रैफिक केस है और कोई है नहीं बोल के शायद उस तरह से इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए सर मैं चाह रहा था सर से कि अगर कुछ ऐसा सपोर्ट हो पाता आपके तरफ से सर प्लीज, तो अच्छा होता उसके लिए। थैंक यू रमेश, ये इसके लिए, इस जानकारी के लिए। हम लोग अपनी तरफ से एक टीम भेजते हैं वहाँ रिम्स में, चेक करवा लेंगे हम लोग, क्या सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डीसी साहब से भी बात हुई, कर लेंगे हम लोग कि उसमें और हम लोग क्या लेवल पे कर सकते हैं, और जो सरकार के स्तर से भी हेल्प होने लायक होगा, हम लोग डेफिनेटली इंश्योर की वो चीज़ें जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जा सके। ओके, थैंक यू इसलिए सर। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग अपनी तरफ से भी एक टीम वहाँ। थैंक यू सर। सर एक चीज़ और देखने को आ रहा है सर, यहाँ पे मोस्टली केसेस जो आ रहे हैं हमारे ग्राम संगठन में महिलाओं का, वो 8 साल 10 साल 20 साल पुराने केसेस होते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से थाना कभी गए ही नहीं है। तो ऐसा केस में सर एक बार मैं एस2 थाना प्रभारी से भी बात किया था, तो वो बोले कि जितना भी केसेस हैं सब एस2 थाना में ही लेकर के आना होगा। तो सर अगर लोकल थाना में, क्योंकि सर वो दूर है, सौदे इलाका जो है, तो वो लोग तो यहाँ खुटी नहीं आ पाएंगे। बहुत माने अगर बहुत लोग को मोबिलाइज करेंगे तो 10 में से 1-2 हो नहीं, सकता है आ उसमें जाए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आराम से जो भी है ये पहले लोकल थाने में चले जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है सर। ना। ओके सर। लोकल थाने में चले जाए, हम लोग उस हिसाब से एचक्यू की टीम को हम लोग वहाँ भेज देंगे, उसमें कोई दिक्कत ओके सर, नहीं थैंक है। यू सर। पहले और जाके अपने लोकल थाने में कॉन्टेक्ट करें, ओके सर, थैंक